तो बढ़ते आगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के बाद अब नॉर्वे के दौरे पर हैं। उन्होंने ओस्लो में नॉर्वे के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की और दोनों देशों ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की और एक तरह से कहा जाए कि रिस्पांस मिला है। अब तक स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु, अंतरिक्ष और एआई और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। साथ ही यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष पर भी दोनों देशों ने बातचीत और कूटनीति को ही स्थायी समाधान बताया। नॉर्वे में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम इस बात पर भी एक मत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंज के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक है और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से खत्म करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की तरफ से जाहिर सी बात है कई बातों पर सीधी जो लकीर है वो दुनिया के सामने रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ग्रैंड क्रॉस रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट नॉर्वे का सर्वोच्च दर्जा है। यह सम्मान नॉर्वे के हितों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इससे एक दिन पहले मोदी को स्वीडन के प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें यह सम्मान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया गया था। यह सम्मान विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन से 2 दिवसीय यात्रा पर ओस्लो पहुंचे हैं और यह पीएम मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा है और पिछले 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे की पहली यात्रा है। नॉर्वे पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उनकी आगवानी के लिए हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री जोनास गेरस्टोर और इस स्वीडिश नॉर्डिक देशों के शीर्ष नेता भी मौजूद रहे। तो नॉर्डिक देशों के एक सम्मेलन में होने वाले हैं जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। लेकिन उसके पहले की तस्वीरें आप देखिए, जब पहुंचे किस तरीके से वेलकम किया गया वहां की जनता की तरफ से, जो भारतवासी वहां पर मौजूद हैं। भारत और यूरोप की पार्टनरशिप केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह साझा मूल्यों की पार्टनरशिप है। यह लोकतंत्र और विविधता की पार्टनरशिप है। यह ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की पार्टनरशिप है। यह इनोवेशन और इंक्लूजन की पार्टनरशिप है। आज के विश्व में जहां अनिश्चितता है, सप्लाई चेन्स दबाव में है, टेक्नोलॉजी में कंपटीशन बढ़ रहा है, ऊर्जा सुरक्षा और क्लाइमेट एक्शन दोनों को चुनौती दी जा रही है। ऐसे समय में भारत और यूरोप मिलकर स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री के संबोधन में हमने आपको सुनवाया और बहुत बड़ी बातें उन्होंने कही। हमारे दोनों सम्मानित मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ साहब, मैं आप शुरुआत इस सेशन की आधे घंटे की मैं आपसे करना चाहूँगा। जरा ये बताइए कि नॉर्डिक देशों का ये दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर इस वक्त नॉर्वे पर भी हैं और वहाँ कहा जा रहा है कि जो 3-4 देश वहाँ के हैं उनके साथ बाकायदा बातचीत होने वाली है, कई मसलों पर समझौता। लेकिन दुनिया के हिसाब से प्रधानमंत्री का ये दौरा, उन देशों का एक साथ वहाँ पर बैठकर टेबल टॉक करना और इससे जो मंथन निकलेगा वो कितना प्रभावित करने वाला है और हालात जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इस वक्त बने हैं उसके लिहाज से।
हाँ संजय, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी विश्व के किसी देश में जाते हैं तो वहां पर जब उस देश के नेताओं से मिलते हैं, वहां की आम आवाम जनता को संबोधित करते हैं, तो इससे दुनिया भर के जो देश हैं उनमें एक संदेश जाता है। संदेश ये है कि भारत जो है पूरे दुनिया में आने वाले समय के लिए एक अग्रणी देश होगा। क्या भारत ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है? शायद हाँ। दुनिया के देश जाते हैं कि जब भी मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, असल में वो दुनिया के जो छोटे छोटे देश हैं, गरीब मुल्क हैं, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको पश्चिमी देशों के सामने रख रहा है। अभी मोदी जी जब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में गए हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड जब विजिट कर रहे हैं, ये सारे देश जो हैं शांति के दूत रहे हैं। अगर कहा जाए तो इन सब देशों में मानव अधिकारों को बहुत ज्यादा मूल्य दिया जाता है। अभी बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए हैं नॉर्वे, तो इंडिया नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट को भी एड्रेस करें। उस समिट में बहुत क्लियरली यह बात बार बार की गई है कि दुनिया के सारे देशों को आपस में मिलजुल कर अपनी अपनी जो श्रेष्ठ क्षमताएं हैं उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। नॉर्वे के पास क्या है, स्वीडन के पास क्या है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाना है इंडस्ट्रियल स्केल पर मैसिव। भविष्य में ये आकलन है कि भारत को 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन की दरकार पड़ेगी। तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे। भारत में 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी, चाहे वो विंड हो या सोलर हो, वो भविष्य में दरकार पड़ेगी। तो ये सब देश ना सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक रोड मैप भी देंगे। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि भारत भी इन देशों को क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। हमारे पास हाईली ट्रेन्ड मैन पावर है, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं अपनी प्रोफेशनलिज्म के लिए। तो हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब इन सब देशों में जाकर पर्सनल लेवल पर बहुत हाईली सक्सेसफुल हुए हैं। आप इन देशों में चले जाइए, कोई भी मल्टीनेशनल होगा तो उसमें देखेंगे कि टॉप मैनेजमेंट पर भारतीयों का बड़ा अच्छा खासा योगदान है, प्रेजेंस है। तो भारत के पास है क्या? हाईली स्किल्ड और डेडिकेटेड मैन पावर। इन देशों के पास क्या है? टेक्नोलॉजी। तो हम इसको शेयर करके दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। वासुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है, चूंकि देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में नॉर्डिक देश जाहिर सी बात है बड़े मजबूत माने जाते हैं माथुर साहब। लेकिन इस पूरे मंथन में कई चीज़ें हैं। तो अच्छा, युद्ध के समय देखिए वैसे बड़े बड़े ज्ञान दिए जाते थे तमाम देशों की तरफ से कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमें जो कि ग्रीन एनर्जी पर काम करना चाहिए तमाम। लेकिन इधर मिसाइलें फूट रही हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, बम फूट रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, अब किसी का जिक्र नहीं। प्रधानमंत्री वहां जाने के बाद एक बार फिर से इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दुनिया को इस बारे में सोचना पड़ेगा। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो यह दौरा कितना अहम होने वाला है, क्योंकि दुनिया अब अपने स्वार्थ के लिए चल रही है, लेकिन कुछ तो ऐसे ग्रुप हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो इस बारे में अब भी सोच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल संजय, देखिए क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और वो ऐसी समस्या है कि हम अपने आने वाले जो जो जनरेशन्स हैं उनके लिए किस प्रकार का विश्व छोड़ के जाना चाहते हैं। ये बात आपको ये इस क्लाइमेट चेंज को अगर इसको कम कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें तो इससे निकल करके आएगी। आप देखिए कितने टन हमारे देश में हम 4 दिए जलाने पर हमारी जनता ऑब्जेक्ट करती है कि हम विश्व के पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। ये एक ताकत है भारत के जो प्रजातंत्र है उसकी, और उस पर न केवल ऑब्जेक्शन होता है, उस पर कार्रवाई होती है। और वहीं करोड़ों टन टीएनटी यूक्रेन में, जो कि हमारे हिसाब से हमारे मुकाबले नॉर्थ पोल के बहुत ज्यादा करीब है, वहां पर फायर हो चुका है पिछले 4 वर्षों में और कोई उसके बारे में बात तक नहीं कर रहा है। उसकी मैं वजह बताता हूं कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो ये बताने का पूरी दुनिया को प्रयास कर रहा है कि दुनिया की समस्याएं क्या हैं आज की तारीख में, और उन समस्याओं को सबको मिल करके उनको टैकल हैंडल करने की जरूरत है। यही देखिए फंडामेंटल जो भारत और पाकिस्तान में या भारत और कई और देशों में ये फर्क है कि पाकिस्तान का तो पूरी अर्थव्यवस्था ही
ब्लडशेड पर, मारामारी पर, लड़ाई पर निर्भर है। जहां लड़ाई मारामारी होगी वहां से पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने अपने सऊदी अरब में, तो ये बात हमारी समझने की है। सऊदी जो सेना भेजी है वो पैसा ले रहे हैं उनसे, हर चीज। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारा जो जो वक्तव्य है प्रधानमंत्री का और हमारा जो प्रयास है, जो कि हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज और जिस प्रकार के जो क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, और उसको लोगों को जिस भी देश में जाते हैं, अभी जो इंडो नॉर्डिक समिट हो रही है 19 तारीख आज मेरे ख्याल से, तो उसमें भी यही बात उभर करके सामने आएगी। क्योंकि इस प्रकार के क्लाइमेट चेंज से सर्वाधिक प्रभावित वो राष्ट्र होंगे, इनफैक्ट पूरी दुनिया प्रभावित होगी। हम क्यों सर्वाधिक और कम की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की जो पहल है, इनिशिएटिव है, ये बहुत क्रिटिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरी दुनिया समझती है इस बात को। और यही चीज भारत का जो रोल है पूरी दुनिया में आने वाले समय में जो होने वाला है उसको दर्शाती है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, न केवल आज हमारे प्रधानमंत्री ने जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब भी पुतिन की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है, आपको शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो असर पृथ्वी के ऊपर हो रहा है, वातावरण पर्यावरण के ऊपर हो रहा है, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया का क्या होने वाला है, ये समझने की जरूरत है। तो जहां तक आप कितना भी कुछ करते रहे, तो ये जो मैसेजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है, आप देखिए जहां वो गए हैं, स्वीडन ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, नॉर्वे ने, तो ये चीजें समझने की होती हैं। ये अवार्ड एक इंडिविजुअल को नहीं मिल रहा, ये अवार्ड रिकॉग्निशन है एक एफर्ट का, ये अवार्ड रिकॉग्निशन है एक सिंसियर पर्पसफुल जो बात कर रहा है भारत आज की तारीख में दुनिया में, उसका। और जो डील हो रही है वो डील लड़ाई पे नहीं हो रही है, हथियारों पे नहीं हो रही है, डिफेंस पे नहीं हो रही है, वो डील हो रही है कि कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, ग्रीन एनर्जी पे डील हो रही है, कैसे हम आगे जाकर के मिलजुल करके प्रगति और विकास के लिए काम कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है संजय, इसको समझने की जरूरत है। और यही एक बात है, और ये जो बात जो 1893 में पूरी दुनिया के सामने 9/11 के दिन स्वामी विवेकानंद ने कही थी, वो बात आप समझ लीजिए कि हम अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम की भावना जब तक पूरे विश्व में नहीं पहुंचाई जाएगी, मुझे नहीं लगती, क्योंकि हर एक अपना अपना देख रहा है कि मुझे क्या लाभ है। पाकिस्तान जैसे देश को कहीं भी इनडायरेक्ट वॉर इकोनॉमी चला रहे हैं, वो कहीं भी लड़ाई हो उनको लाभ हो रहा है, तो वो ये कोशिश करते रहते हैं कि हर जगह कहीं यहाँ लड़ाई हो जाए, वहां मारामारी हो जाए, वहां आतंकवाद हो जाए। ये चीजें हमें समझने की जरूरत है, विश्व को समझने की जरूरत है। और जो विश्व के बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, चाइना जैसे, जो कि खुद हर एक तीनों सुपर पावर्स कहीं ना कहीं युद्धों में घुसी हुई है, कोई यूक्रेन में, कोई ताइवान में और कोई ईरान में, तो इनको समझने की आवश्यकता है। और उसकी मैं वजह बताता हूं कि ये जो दौरा हो रहा है, ये इस बात को दिखा रहा है कि जो डिपेंडेंसी सुपर पावर्स की मिडिल और लोअर पावर्स पे है वो बढ़ती चली जा रही है। और अब समय आ गया है कि हम बायलैटरल, ट्राइलैटरल, क्वाड्रिलैटरल रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करें, उनके एक नए एक प्रकार का ऑर्डर तैयार करें, जिससे कि विश्व के विकास की, विश्व की शांति की बातचीत हो सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके, और अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको ध्यान में रखा जा सके। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की ये जो विजिट्स हैं और इस प्रकार का जो आपके डील्स, कहूंगा डील भी नहीं कहूंगा, जो समझौते इस प्रकार के हो रहे हैं आपके और इन देशों के बीच में, देखिए ये जो देश हैं ये बहुत शांति प्रिय देश हैं। अगर आप दुनिया के उन तमाम देशों की गणना करेंगे जहां जो सबसे ज्यादा शांति और डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, तो ये नॉर्डिक कंट्रीज का नंबर सबसे ऊपर कहीं ना कहीं आपको आता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे देशों में जाकर के इस प्रकार की प्रजातंत्र के बारे में, इस प्रकार के आने वाले समय में वातावरण पर्यावरण को किस प्रकार से बचाया जाए, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए और कैसे साझा विकास पर हम लोग आगे बढ़ें, ये बात करने का ये मेरा मानना है मकसद है। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इस बात को पूरी दुनिया को मुझे लगता है देखने और समझने की आवश्यकता है।
लेकिन संजय। डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में क्या वाकई में ये पॉसिबल है? क्योंकि वो तो ग्लोबल वार्मिंग पर फोकस नहीं करते हैं, क्लाइमेट चेंज को एक तरह से वो बहाना बना देते हैं। बिजनेसमैन हैं, इमारतें बनाना जानते हैं, धूल उड़ाना जानते हैं, लेकिन उसको शांत करने के लिए उनकी कोई सोच ही नहीं होती है। जब तक अमेरिका इस पर कोशिश नहीं करेगा, जब तक चाइना कोशिश नहीं करेगा, जब तक रशिया कोशिश नहीं करेगा, क्या वाकई में ये तमाम जो देश है इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, इससे वाकई में परिवर्तन होगा? देवनाथ साहब। हाँ संजय, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे विश्व को आने वाली भविष्य में क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से मिलजुल कर सामना करना पड़ेगा। अब एक सवाल उठता है कि अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप का अगर कहें विश्व के इन सामूहिक प्रयत्नों से निकल जाने का क्या कोई फर्क पड़ेगा? कुछ हद तक तो हाँ, लेकिन देखिए जहां तक भारत की बात है, चीन की बात है, हमें भी समझना पड़ेगा कि हमारा जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, शायद 60% से ज्यादा हम परंपरागत तरीकों से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स की अभी भी भारत में और चीन में प्राधान्यता है। हमें भी आस्ते आस्ते कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से निकलकर दूसरे तरीके जैसे कि सोलर, हाइड्रो, विंड, ऐसे पावर जनरेशन सोर्सेस की तरफ जाना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने को इन मुहिम से दूर रखा है, ये शायद उनका एक व्यक्तिगत निर्णय था, छोटे समय के लिए ही है। आप देखेंगे जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के तौर कार्यकाल प्रैक्टिकली मात्र 2 साल बचा है, जब एक बार वो पृष्ठभूमि में चले जाएंगे तो अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति आएगा, चाहे रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट हो, वो फिर से दुनिया भर में अपने को ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से, क्लाइमेट चेंज की समस्याओं में अग्रणी बनाना चाहेंगे अमेरिका को। जी संजय, जितना कार्बन उत्सर्जन हो चुका है इन युद्धों में, और जितना आप बता रहे हैं सर, माथुर साहब की टीएनटी वहां पर डंप कर दिया गया एक तरह से, वो समझिए कि उसका जवाबदेही कौन करेगा? माथुर साहब, यही तो चुनौती है कि ट्रंप जब तक रहेंगे तब तक तो किसी को नहीं पता। बहुत सारे देश तो चुप्पी मार के बैठ गए हैं कि भाई कुछ बोलो ही मत, ये आदमी कब क्या उल्टा कर जाए कुछ पता नहीं चलने वाला है। 2 ढाई साल 3 साल जितना कार्यकाल बचा है, चाहे जितनी भी मुश्किल हो उसका सामना कर लीजिए। बहुत सारी समितियां थी, इसको भंग कर दिया गया। बहुत जगहों से जो पैसे दिए जा रहे थे अमेरिका ने उसको विड्रॉल कर लिया है। और अब सवाल ही ये है कि बिना पैसों के क्या ऐसी बातें जो होती है सिर्फ वो आदर्श बातें लगती हैं या फिर वाकई में एग्जीक्यूट होंगी? नहीं संजय, देखिए अमेरिका किस वजह से पैसे निकाल रहा है, वो वहां से अलग हो रहा है, वो उसकी अपनी इशू है। मैं आपको यही जो थोड़ी देर पहले भी एक छोटा सा मैंने बीच में बोलने की कोशिश की थी, वो यही थी कि आज ये सुपर पावर्स हैं, वो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा उनको नुकसान हो चुका है। और कोई सुपर पावर, मुझे लगता है कोई उनका जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड में वो घटता चला जा रहा है। आप इस बात को देखिए, तो जब उनका इन्फ्लुएंस घटता चला जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका इररिलेवेंट है या अमेरिका की कोई पॉसिबल वो नहीं है, लेकिन चूंकि उनका इन्फ्लुएंस कम हुआ है, कम होने की वजह से, और उनकी डिपेंडेंसी, ये मैंने बोला थोड़ी देर पहले भी कि उनकी डिपेंडेंसी जो है लोअर पावर्स और मिडिल पावर्स के ऊपर लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इन पावर्स का जो रोल वर्ल्ड अफेयर्स में वो जो है वो इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। देखिए आज की परिस्थिति क्या है, रूस यूक्रेन में कुछ नहीं कर पा रहा, अमेरिका चाइना में ईरान में कुछ नहीं कर पा रहा, चाइना की हिम्मत नहीं हो रही कि वो ताइवान के ऊपर फिजिकली हमला कर दे। तो इससे इस बात का बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि बाकी देश बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। और अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार के प्रयास करने पड़े जिनमें इनका कंट्रीब्यूशन अगर है तो बेहतर, अगर नहीं है तो बावजूद उसके हम पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए और क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करने के लिए काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो वही चीज अभी हो रही है। और यही मैं कह रहा था कि आपको बायलैटरल लेवल पे, ट्राइलैटरल लेवल पे दूसरे पड़ोसी देशों के साथ मिलकर इस चीज का काम करने की आवश्यकता है। अपने देश में, हर देश में करिए रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये चीज संभव है। अमेरिका कुछ भी करता रहे, बावजूद उसके बाकी जो देश हैं वो मिल करके इसके ऊपर बहुत साइजेबल इंपैक्ट डाल सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत ने उस प्रयास को अपने माथे ले लिया है। और ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से एक बहुत पावरफुल मैसेज जो है वो दुनिया को जा रहा है। और आप युद्ध की बात ना करें, जो वहां मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसको नजरअंदाज तो नहीं कहूंगा, उसके ऊपर
तवज्जो उतनी ना दे करके आप अपने ओर से क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस विश्व के आने वाली आपदाओं से बचाने के लिए। आप देखें किस प्रकार की नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो स्पेन हो। आपने देखा कैसी बाढ़ पिछले साल स्पेन में आई थी, किस प्रकार की पानी की वाटर फ्यूरी चाइना जैसे देश में हुई थी। तो ये इन लोगों को भी नजर आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अब चूंकि रेलेवेंस लोअर पावर्स मिडिल पावर्स की बढ़ती जा रही है, तो उन लोअर पावर्स और मिडिल पावर्स के आपस में जो जो समझौते इस प्रकार के होंगे, उससे भी ओवरऑल पर्यावरण संरक्षण के ऊपर बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण असर हो सकता है। ये प्रयास हमेशा जारी रहने चाहिए। अमेरिका क्या कर रहा है उसके ऊपर दबाव डालने की आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को। यूएन की जो रेलेवेंस है, मुझे लगता है युद्ध रोकने में तो बिल्कुल भी नहीं बची है, लेकिन इसमें यूएन थोड़ा और मुखर होकर के रोल अदा कर सकता है। ये मेरा मानना है कि वो जितने बाकी मेंबर कंट्रीज हैं उनको पर्यावरण संरक्षण, क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए जो भी आप स्टेप्स ले सकते हैं उनको लेने की जरूरत है। ये मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि कोई भी देश इन स्टेप्स को अपने राष्ट्रीय हितों के ऊपर रख के नहीं लेगा, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप वर्टिकल प्रायोरिटाइज करने की बजाय इसको हॉरिजॉन्टल प्रायोरिटाइजेशन करें। आपको जो काम प्रगति विकास है वो भी वही हो, और पर्यावरण का बचाव संरक्षण वो भी उतने ही इंपॉर्टेंस दी जाए, और जो दुनिया में शांति है बनाए रखना है और युद्धों को टालना है उसको भी उतना ही। तो मेरा ये मानना है कि जब आप अपना प्रायोरिटाइजेशन हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो चीजें निश्चित रूप से कहीं कहीं बेहतर हो सकती हैं। बेहतर हो ये बात सोच करके, एक सेकंड और संजय, कि ये सोच करके कि अमेरिका इस पे दबाव डालेगा, हम प्रयास ना करें, वो और ज्यादा घातक विश्व के लिए होगा। अमेरिका जो कर रहा है वो करता रहे, बावजूद उसके शेष विश्व को प्रयास ये करने पड़ेंगे कि किस प्रकार से धरती को बचाया जा सकता है। बिल्कुल सही सर। अच्छा, एक चीज और जबरदस्त है, अगर पिछले 3-4 साल की जितनी मीटिंग्स हुई हैं, युक्त देवनाथ साहब देखिएगा आप, नॉर्डिक देशों का जबरदस्त है। जो टेबल सजाई गई है जिस पर बातचीत हो रही है, दोनों साइड के अधिकारी बैठे हैं, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं। देखिए, अब टेबल्स पर जो प्लांट होते हैं वो गायब हो गए हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर कितनी संजीदगी इन देशों की है कि वहां पर भी इंडोर प्लांट टेबल पर सजाए गए, और वो अपने आप में देखने में भी अच्छा लग रहा है, और ये मैसेज भी जाता है कि भाई अगर पौधे हैं दुनिया तभी जिंदा है, वरना न जाने किस दिशा में चली जाएगी, मानव का वाकई में अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, ये बातें हो गई, लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूंगा यूके देवनाथ साहब, टेक्नोलॉजी के मामले में ये नॉर्डिक देश वाकई में अव्वल माने जाते हैं, बेहतर हैं, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने अपने आप को उस हिसाब से ढाला है कि बैलेंस बनाकर चलते हैं। इस मीटिंग के बाद वो कौन से टेक्नोलॉजी हैं जिनसे भारत को फायदा होने वाला है आने वाले वक्त में, वो भारत के क्लाइमेट को लेकर हो, चाहे हमारे जो ह्यूमन पावर है उसके लिए भी बड़ा इंपैक्टफुल होने वाला है? हाँ संजय, इसमें जो बातचीत हुई है उसके जो MOU साइन हुए हैं उसमें हाईली टेक्निकल एरिया जैसे AI, कंप्यूटर चिप्स, अलग अलग तरह से किस तरह से बिजली या पावर जनरेशन किया जाए, काफी हद तक कुछ डिफेंस डील्स भी साइन हुए हैं। डिफेंस के क्षेत्र में ये सारे देश बहुत ही अग्रणी हैं। बड़े बड़े कंपनीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का आप नाम सुनेंगे, वॉल्वो का नाम सुनेंगे। भारत के डिफेंस क्षेत्र में इन तीनों देशों से बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। DRDO के जितने प्रोजेक्ट होते हैं आप देखेंगे, इन सब DRDO प्रोजेक्ट्स में इन देशों से जो टेक्नोलॉजी दी जाती है, चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी है, बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। संजय, हम अब बात कर रहे थे, अभी आपने बताया कि टेबल पर इंडोर प्लांट्स को सजाया जाता है, फूलों को नहीं सजाया जाता है। ये बहुत ही एक सुंदर भावना है, क्योंकि फूलों का मीटिंग के बाद क्या किया जाता है मैंने खुद देखा है, पास के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, जबकि इंडोर प्लांट्स को रखा जाए, उनको रीयूज किया जाता है। संजय, हम इन देशों से ना सिर्फ टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, वरन ये भी सीख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरह से सबके लिए किया जाए ताकि प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचे। डेनमार्क, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब का जो ट्रांसपोर्ट मोड है बहुत ही अद्भुत है। आप इन देशों में जाएंगे तो देखेंगे कि सबके घर में कारें खड़ी हैं, लेकिन कोई भी कार लेके ऑफिस के लिए नहीं निकलता। एक अद्भुत सी भावनाएं हैं उनमें। इन सब देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी ज्यादा
सुचारू रूप से चलती है और ऑर्गेनाइज्ड है। हर गांव से, हर शहर से, हर कस्बे से सिटी सेंटर तक आने के लिए एक व्हील एंड एक्सेस टाइप ऑफ सिस्टम है। तो कोई भी वहां धनाढ्य व्यक्ति भी, ऑफिस में जो बॉस है वो भी अपनी कार से ऑफिस नहीं जाते हैं। सब लोग घर से निकलते हैं पैदल पैदल, नियरेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे बस हो, मेट्रो हो, ट्रेन हो, वहां तक जाते हैं और फिर बस में बैठ के ऑफिस तक जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि ये सब ज्यादातर पब्लिक फाइनेंस्ड है, यानी सरकार ही इन व्यवस्थाओं को चलाती है और या तो वो निशुल्क हैं, ये ध्यान में रखने की बात है, या तो वो निशुल्क हैं या बहुत ही कम टोकन, थोड़ा सा चार्जेस हैं। एक और चीज मैं बताता हूँ, इन सब देशों में ऑफिस में कार में जाना असभ्यता की निशानी मानी जाती है। इन सब देशों में अगर आपका बॉस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस में आ रहा है तो सब उसको सम्मान की निगाह से देखते हैं, उनका कल्चर ऐसा है। और अगर बॉस किसी ऑफिस में या ऑफिस फंक्शन में कार लेके आता है तो सब लोग आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं कि हमारा बॉस तो फ्रॉड है, असभ्य है। जी, क्या बात है। और भारत में तो इसको शान की बात मानी जाती है, जब तक भौकाल ना दिखाएं तब तक कहाँ वो, है ना। ठीक है सर, समय खत्म हो चुका है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत कुछ ऐसा है जो इन देशों से सीखने की ज़रूरत दुनिया को है, लेकिन भारत की तरफ से एक बड़ी अच्छी पहल की जाए। चूँकि ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र होता है, क्लाइमेट चेंज का जिक्र होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जिक्र होता है, इन देशों के साथ ये जो एक्सचेंज डील होने वाली है या फिर बातचीत होने वाली है या फिर समझौता होने वाला है, ये वाकई में एक परिवर्तन के तौर पर एक आधार, एक पिलर का काम करने वाला है।